Hey guys, welcome to Biology Binge Insight Learning. If you have not subscribed to my channel yet, then first subscribe it so that you do not miss any update, and do not forget to like and share the videos. So here in this video lesson, you will be learning about mechanism of muscle contraction and particularly sliding filament theory. So let's begin with it. तो जो लास्ट वीडियो लेसन था उसमें हमने देखा कि एक सार्कोमियर में दो तरह के मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं। एक होती है थिक फिलामेंट दैट इज़ नोन एज द मायोसिन फिलामेंट एंड द सेकंड वन इज़ द थिन फिलामेंट दैट इज़ नोन एज द एक्टिन फिलामेंट। और हमने देखा कि ये किस चीज़ से बनी है, दैट इज़ इनकी कंपोजिशन क्या है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे कि इन दोनों का रोल क्या है मसल कंट्रैक्शन में। एक्चुअली दे आर द मेजर रोल प्लेयर्स हेयर, क्योंकि यही है वो जिनकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल होती है। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज टॉपिक दैट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो जब हमने मायोसिन का स्ट्रक्चर किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो मायोसिन के हेड्स हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं, दे आर लेटरली प्रोजेक्टेड एट सम एंगल, और वो इस तरह से प्रोजेक्टेड हैं कि सभी बाहर की तरफ अपनी प्रोजेक्शन से क्रॉस ब्रिजेस फॉर्म करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें दिख रहा है कि ये एक थिक मायोसिन फिलामेंट है, इसके ऊपर काफ़ी सारे मायोसिन मॉलिक्यूल्स जो हैं वो पॉलीमराइज्ड हैं, और सबके जो हेड्स हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड हैं। और वो इस तरह से प्रोजेक्टेड होते हैं कि वो जो एक्टिन है जिसके ऊपर जो ग्रीन कलर के हमें यहाँ पर डॉट्स नज़र आ रहे हैं, वो दैट इज़ द बाइंडिंग साइट फॉर द अटैचमेंट विद द मायोसिन। तो वो इस तरह से प्रोजेक्टेड है कि जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उस टाइम पर दे गेट अटैच्ड विद द एक्टिन एट दीज साइड्स। तो ये जो प्रोजेक्शन है क्रॉस ब्रिजेस की या फिर मायोसिन हेड्स की जो प्रोजेक्शन है बाहर की तरफ, सच दैट कि वो एक्टिन के साथ बाइंड हो जाते हैं, that plays the major role in the muscle contraction. सो दिस कैन बी सीन हेयर। जो यहाँ पर हमारे पास ऊपर है वो एक एक्टिन मायोफिलामेंट है, और जो नीचे वाला है दैट इज़ द मायोसिन मायोफिलामेंट। ये जो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है वो मायोसिन के ग्लोबुलर हेड्स हैं या HMM वाला पार्ट है, और ये रेस्टिंग स्टेट है। जब रेस्टिंग स्टेट होगी तो ये जो हेड्स हैं ये डीटैच्ड होंगे फ्रॉम द एक्टिन। यहाँ पर कोई अटैचमेंट नहीं है इन बिटवीन द मायोसिन हेड्स एंड द एक्टिन फिलामेंट, तो दिस इज़ द रेस्टिंग स्टेज। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास एक्साइटेड स्टेज है। एक्साइटेड स्टेज में आप नोटिस कर सकते हैं कि जो हेड्स हैं वो अटैच्ड हैं विद द मायोसिन। सो दिस इज़ व्हाट द इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मसल कॉन्ट्रैक्शन, कि जब ये हेड्स इससे अलग होंगे तो रेस्टिंग स्टेज होगी, और जब ये हेड्स इस एक्टिन फिलामेंट के साथ अटैच्ड होंगे तो वो एक्साइटेड स्टेज होगी। अब ऐसा क्या है जो रिस्पॉन्सिबल है इन हेड्स की अटैचमेंट के लिए विद द एक्टिन फिलामेंट, वो हम यहाँ पर देखेंगे। दूसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके लिए दैट इज़ द स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, जो कि एक व्यू है अबाउट द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्ट्राइएटेड मसल, कि इस तरह से जो मसल की कॉन्ट्रैक्शन है वो होती होगी। मसल जो है वो श्रिंक नहीं होती है, उसमें क्या होता है कि देयर इज स्लाइडिंग ऑफ द थिन फिलामेंट्स ओवर द थिक फिलामेंट। पहले मैं इस थ्योरी का एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगी आपको, और फिर उसके बाद इसे डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो पहले हम एक जनरल देख लेते हैं कि स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है क्या। जो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है इसके अकॉर्डिंगली जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो उसका कारण क्या है, दैट इज़ द स्लाइडिंग ऑफ थिन मायोफिलामेंट्स पास्ट द थिक मायोफिलामेंट रादर देन द श्रिंकिंग ऑफ द मायोफिलामेंट्स। की मायोफिलामेंट्स जो है वो श्रिंक नहीं होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होती हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर वाले डायग्राम में दिख रहा है कि जो स्काई कलर के हैं वो एक्टिन मायोफिलामेंट्स हैं, और जो सेंटर में है दैट इज़ द थिक मायोफिलामेंट जिसके ऊपर क्रॉस ब्रिजेस हैं। हेड जो है वो बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, वो मायोसिन की मायोफिलामेंट है। तो नेक्स्ट डायग्राम में क्या है कि वो पहले दूर है एक दूसरे से, जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं दोनों साइड्स के। जब कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ये एक दूसरे की तरफ स्लाइड होंगे, मतलब जो थिक मायोफिलामेंट है उसके ऊपर स्लाइड होकर एक दूसरे की तरफ आएंगे, एंड दैट रिजल्ट्स इन द मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसीलिए इसे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली क्या है कि जो थिन मायोफिलामेंट्स हैं वो स्लाइड होकर एक दूसरे की तरफ आते हैं, और उससे मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। जो ये स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है इट वाज प्रपोज्ड बाय AF हक्सले, R नीडरबर्ग, HE हक्सले एंड जीन मेंसन in 1954.
अब इसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए स्टिमुलेशन कहाँ से मिलता है, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मसल को स्टिमुलेट करती है कि अब उसे कॉन्ट्रैक्ट होना है। तो दैट स्टिमुलेशन इट कम्स फ्रॉम द नर्व इम्पल्स। वो नर्व इम्पल्स कहाँ से आ रही है? फ्रॉम द नर्व एंडिंग्स ऑफ व्हाट? न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग्स हैं। तो जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वहाँ के जो नर्व एंडिंग्स होंगे वो जहाँ पर होंगे इन कॉन्टैक्ट विद द मसल, उस एरिया को हम न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहेंगे। जो यहाँ पर येलो कलर का नज़र आ रहा है वो एक नर्व एंडिंग है, और जो यहाँ पर ऑरेंज कलर की लाइन नज़र आ रही है वो यहाँ पर साकोलीमा है, दैट इज़ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ऑफ द मसल फाइबर। अब होगा क्या कि जो ऊपर नर्व एंडिंग है वहाँ से नर्व इम्पल्स नीचे की तरफ ट्रैवल कर रही है। यहाँ पर जब वो पहुँच जाएगी तो यहाँ पर एसिटाइलकोलिन जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर है उसे यहाँ पर रिलीज़ किया जाएगा। जो वेसिकल्स होंगे इन द नर्व एंडिंग्स, वो वेसिकल्स जब आकर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होंगे तो वहाँ पर एसिटाइलकोलिन को रिलीज़ किया जाएगा। वो एसिटाइलकोलिन जो है वो मसल की जो ये एंड प्लेट है, दिस इज़ नोन एज द एंड प्लेट या मोटर एंड प्लेट कहते हैं, यहाँ पर वो जो लगे हुए रिसेप्टर्स हैं वो उस एसिटाइलकोलिन को रिसीव करेंगे। जैसे ही एसिटाइलकोलिन को रिसीव किया जाएगा उसी वक्त जो नर्व इम्पल्स नर्व एंडिंग में थी अब वो कहाँ पर आ जाएगी? इन द मसल फाइबर। तो वो जो नर्व इम्पल्स होगी अब वो इट विल ट्रैवल डाउन दिस, जो इनवेजिनेशंस हैं जिन्हें हम टी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, वो इन इनवेजिनेशंस के अंदर ट्रैवल कर जाएगी। जैसे ही वो यहाँ पर ट्रैवल करेगी, यहाँ पर इन कॉन्टैक्ट विद दीज टी ट्यूब्यूल्स है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपने अंदर कैल्शियम को स्टोर करके रखता है। जैसे ही यहाँ पर नर्व इम्पल्स ट्रैवल करके आएगी, जो कैल्शियम गेटेड चैनल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम जो है वो यहाँ से रिलीज़ हो जाएगा। अब नाउ दिस कैल्शियम इट इज़ द गेम चेंजर। जैसे ये यहाँ से रिलीज़ होगा ये जाकर एक्टिन को एक्टिवेट करेगा, और वो एक्टिन जो है उसके साथ फिर मायोसिन के क्रॉस ब्रिजेस जो हैं वो बाइंड हो जाएंगे, और जैसे ही वो बाइंड होंगे वैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए स्टिमुलेशन कहाँ से मिल रहा है। तो वो स्टिमुलेशन है इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स जो ऊपर मोटर न्यूरॉन से ट्रैवल करके आती है एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, और जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर आती है वहाँ एसिटाइलकोलिन रिलीज़ होता है। उस एसिटाइलकोलिन को मोटर एंड प्लेट पर लगे हुए रिसेप्टर्स रिसीव करते हैं। जैसे ही वो इसे रिसीव करते हैं नर्व इम्पल्स ट्रैवल डाउन द टी ट्यूब्यूल्स, और जैसे ही वो टी ट्यूब्यूल्स के नीचे आती है वहाँ पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहाँ पर एक्साइटेशन होती है और कैल्शियम जो है वो रिलीज़ हो जाता है। जब ये कैल्शियम रिलीज़ होगा ये जाकर एक्टिन को एक्टिवेट करेगा। अब कैल्शियम कैसे एक्टिन को एक्टिवेट करता है अब हम ये देखते हैं। तो दिस इज़ द रेस्टिंग स्टेट। ये रेस्टिंग स्टेट है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो ग्रीन डॉट्स थे जो कि एक्टिन के इन मॉलिक्यूल्स के ऊपर लगे हुए थे, वो ग्रीन डॉट्स जो है उन्हें मास्क किया हुआ है ट्रोपोमायोसिन ने। जो ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है, एज आई हैव अर्लियर टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो, कि ये दोनों रेगुलेटरी प्रोटीन्स है क्योंकि ये रेगुलेट करते हैं एक्टिन की एक्टिवेशन को। जब ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन इनको कवर करके रखते हैं सच दैट कि इनके जो ग्रीन वाले एरियाज हैं जो कि मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज नहीं होती हैं, और जब तक वो एक्सपोज नहीं होंगे तब तक मायोसिन के जो हेड्स हैं वो इनके साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो इनको मास्क रखने का काम किसका है? ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन का है। तो ये रेस्टिंग स्टेट है। अब जैसे ही कैल्शियम को रिलीज किया जाएगा बाय द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो आकर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा। एज इन दिस, वो आकर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा। ट्रोपोनिन के साथ बाइंड होगा तो ट्रोपोमायोसिन में कुछ ऐसा चेंज आएगा कि वो एक्टिन के मॉलिक्यूल्स को एक्सपोज कर देगा, मतलब खुद वहाँ से हट जाएगा और उसके जो नीचे मास्क हुए एक्टिन मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर की तरफ एक्सपोज हो जाएंगे, और जैसे ही वो एक्सपोज होंगे उनकी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स भी एक्सपोज हो जाएंगी, एंड दिस विल इनिशिएट द बाइंडिंग ऑफ द मायोसिन हेड्स टू द एक्टिन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल हो पाएगी। सो दिस इज़ द रोल
रोल ऑफ द कैल्शियम, कि कैल्शियम जब तक ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं होगा तब तक ट्रोपोमायोसिन जो है वो उनके जो एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग एरियाज हैं उन्हें मास्क करके रखेगा। जैसे ही कैल्शियम बाइंड होगा ट्रोपोमायोसिन में चेंज आएगा और उस चेंज की वजह से वो हट जाएगा मायोसिन बाइंडिंग एरियाज से, और जो मायोसिन बाइंडिंग एरियाज हैं एक्टिन के वो एक्सपोज हो जाएंगे एंड अल्टीमेटली जो मायोसिन हेड्स हैं वो बाइंड कर जाएंगे विद द एक्टिन। And once the myosin binding sites which were earlier blocked by the tropomyosin they get exposed, now the muscle can contract. अब जैसे ही जो एक्टिन के मायोसिन बाइंडिंग साइट्स हैं वो एक्सपोज होंगे तो एक साइकिल स्टार्ट होगा और इस साइकिल को हम क्रॉस ब्रिज साइकिल कहते हैं। इस साइकिल में आगे 4 स्टेप्स होंगे। फर्स्ट वन विल बी द बाइंडिंग, सेकंड वन विल बी द पावर स्ट्रोक, थर्ड वन विल बी द डिटैचमेंट एंड फोर्थ अगेन बाइंडिंग। तो इस तरह से ये साइकिल जो है ये रिपीट होता रहता है जब तक कैल्शियम अवेलेबल होता है, तब तक ये साइकिल जो है ये चलता है। तो अब फर्स्ट स्टेप है दैट इज़ द बाइंडिंग। अब हमें पता है कि जो एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट्स थी जिन्हें पहले ट्रोपोमायोसिन ने ब्लॉक किया हुआ था, अब वो एक्सपोज हो चुकी हैं जब कैल्शियम आकर बाइंड किया विद द ट्रोपोनिन। तो अब जब वो एक्सपोज हो गई हैं तो जो मायोसिन हेड्स हैं वो अपनी बाइंडिंग साइट्स के साथ जाकर बाइंड होंगे। सो दिस वन विल बी द फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप को हम बाइंडिंग कहेंगे। द सेकेंड स्टेप विल बी द पावर स्ट्रोक। अब पावर स्ट्रोक के लिए क्या होगा, जैसे ही ये बाइंड होंगे मायोसिन हेड्स विद दिस मायोसिन बाइंडिंग साइट्स के साथ जैसे ही बाइंड होंगे तो ये उन्हें अंदर की तरफ को खींचेंगे एट सम एंगल, और जैसे ही उन्हें अंदर की तरफ खींचेंगे तो पूरी की पूरी एक्टिन फिलामेंट भी अंदर की तरफ मूव करेगी और इसकी वजह से जो थिन मायोफिलामेंट है उसकी इनवर्ड मूवमेंट होगी। अब जब ये अंदर की तरफ आएंगे तो दो चीज़ें होंगी, पहला कि जो क्रॉस ब्रिज है वो बेंड होगा अंदर की तरफ, और सेकेंड थिंग जो थिन मायोफिलामेंट है इट विल मूव इनवर्ड। नाउ द थर्ड स्टेप विल बी द डिटैचमेंट। अब क्रॉस ब्रिजेस जब एक बार उन्हें अंदर की तरफ खींच लेंगे फिर वो उनसे डिटैच हो जाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल कन्फर्मेशन पर चले जाएंगे। अगेन दे विल बाइंड अनदर एक्टिन पार्ट, फिर वहाँ पर फिर से सेम प्रोसेस रिपीट होगा और फिर डिटैचमेंट होगी। तो इस तरह से ये साइकिल चलता रहता है। पहले मायोसिन एक्टिन के साथ बाइंड होता है, फिर पावर स्ट्रोक करता है, पावर स्ट्रोक में वो बेंड होता है, इस तरह से बेंड होता है कि जो एक्टिन फिलामेंट है उसकी इनवर्ड मूवमेंट हो, और थर्ड पार्ट होगा डिटैचमेंट जिसमें वो उससे डिटैच हो जाता है, फिर एक नए एक्टिन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होता है। यहाँ पर ये एक सिंगल क्रॉस ब्रिज साइकिल है। इस तरह से ये साइकिल रेपिटेशन में चलता रहता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है दैट इज़ द एटीपी। जैसे कैल्शियम की रिक्वायरमेंट है एक्टिन को एक्टिवेट करने के लिए है, वैसे ही एटीपी की रिक्वायरमेंट है मायोसिन को काम करने के लिए। ईच टाइम एटीपी आकर बाइंड होगा उतनी बार ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, विदाउट एटीपी मसल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब ऐसा क्या इंपॉर्टेंट रोल है एटीपी का इन मसल कॉन्ट्रैक्शन, नाउ लेट्स सी दिस। अब इसमें होगा क्या कि जो एटीपी है जब वो आकर बाइंड करेगा ऑन द myosin head, and this can be seen here. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट स्टेप जहाँ पर एक एटीपी आकर बाइंड किया विद द मायोसिन हेड। जब यहाँ पर आकर बाइंड करेगा तो एक एंजाइम होगा दैट इज़ मायोसिन एटीपी एज एंजाइम। जैसे इसका नाम है, ये एटीपी की हाइड्रोलिसिस करेगा जिसकी वजह से एटीपी का ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। अब जैसे ये इनका हाइड्रोलाइसिस होगा एटीपी का, तो जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बने हैं ये कुछ टाइम के लिए टेम्परेरीली बाउंड रहेंगे टू द हेड विच कैन बी सीन हेयर। यहाँ पर अब ये इसके साथ बाइंड रहे हैं। एटीपी के हाइड्रोलिसिस होने की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज होती है और वो एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है टू द मायोसिन हेड, जिसकी वजह से जो मायोसिन हेड है वो एक हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है और उस हाई एनर्जी स्टेट को वो यूज़ करके जो पावर स्ट्रोक का काम है वो करता है। अब कैसे ये पावर स्ट्रोक का काम कंप्लीट करेगा, जो ये एनर्जाइज्ड मायोसिन हेड होगा पहले इसकी स्ट्रेटनिंग होगी सच दैट कि ये बाइंड हो जाएगा विद द एक्टिव साइट ऑन द एक्टिन मायोफिलामेंट, दैट इज़ द मायोसिन बाइंडिंग साइट। वहाँ पर ये बाइंड होगा। फर्स्ट विल बी द स्ट्रेटनिंग। इसके बाइंड होने से यहाँ फॉर्मेशन होगी क्रॉस ब्रिज की, दिस इज़ नोन एज द क्रॉस ब्रिज। फिर उसके बाद जो मायोसिन हेड है वहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को रिलीज़ कर दिया जाएगा
जाएगा, विच कैन बी सीन हेयर, जिसकी वजह से इसमें रिलैक्सेशन होगा और रिलैक्सेशन की वजह से ये आगे की तरफ बेंड होगा। और ये बेंडिंग जो है इसे हम पावर स्ट्रोक कहते हैं। इसके बेंड होने की वजह से जो थिन मायोफिलामेंट है वो भी इसके साथ आगे को मूव करेगी, और जैसे ही वो आगे मूव करेगी मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगेन दिस साइकिल इज रिपीटेड, अगेन अ न्यू एटीपी बाइंड्स विद इट, बाइंड करेगा, उसका हाइड्रोलिसिस होगा, अगेन एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ बाइंड होंगे, कुछ एनर्जी से मिलेगी, उस एनर्जी को यूज़ करके ये स्ट्रेटन होगा, स्ट्रेट होकर ये अपनी मायोसिन बाइंडिंग साइट ऑन द एक्टिन उसके साथ बाइंड करेगा। जब बाइंड करेगा तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, उसके रिलीज होने से इसकी एनर्जी भी लो होगी और इसमें रिलैक्सेशन होगा, रिलैक्सेशन होने से ये आगे की तरफ को बेंड होगा। जब ये बेंड होगा तो थिन मायोफिलामेंट इसके साथ मूव करेगी और उसकी मूवमेंट से मसल जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अगेन द साइकिल रिपीट्स द सेम वे, ईच टाइम एटीपी गेट्स अटैच टू द मायोसिन, उतनी बार मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो इसका रिजल्ट क्या है, दैट इज द स्लाइडिंग ऑफ द थिन मायोफिलामेंट पास द थिक मायोफिलामेंट। दिस वन जो ऊपर वाला है इस टाइम पर कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही है, और जो नीचे वाला है जब स्लाइडिंग हो जाती है तो तब मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। हमें एक और चीज़ का पता लगा कि जो मेजर रोल प्ले है यहाँ वो कैल्शियम का है, एंड इट इज़ द गेम चेंजर हेयर। अगर कैल्शियम रिलीज होता है फ्रॉम द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तभी एक्टिन जो है वो एक्टिवेट होगा और तभी जो मसल कंट्रैक्शन है वो पॉसिबल हो पाएगा। अब रिलैक्सेशन कैसे होता है, अब एज यू नोटिस्ड हेयर कि जब नर्व इम्पल्स ऊपर से आ रही है नर्व एंडिंग पर, फिर उसके बाद वो नीचे को आती है टी ट्यूब्यूल्स में, और जब वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक पहुंचती है तब कैल्शियम रिलीज होता है। तो वो कैल्शियम जाकर फिर एक्टिन के साथ बाइंड होता है, फिर उसके बाद पूरा क्रॉस ब्रिज साइकिल चलता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट हो जाती है तो पूरा का पूरा जो कैल्शियम है वो वापस से रिटर्न कर जाता है इनटू द सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द कैल्शियम पंप। दिस अकर्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर भी एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, वापस ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे और एक्टिन मायोफिलामेंट्स के जो एक्टिव साइट्स जिन्हें एक्सपोज कर दिया गया था बाय कैल्शियम अब वो वापस से ब्लॉक हो जाएंगे। अब मीरोमायोसिन और एक्टिन में कोई इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा और मसल जो है वो रिलैक्स्ड फॉर्म में आ जाएगा। So this was all about the mechanism of muscle contraction. I hope it was helpful for you. Do drop your comments and queries in the comment section.